लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते होंगे और सबसे अहम बात सबसे अहम बात पढ़ते होंगे, क्योंकि कामयाबी के लिए पढ़ना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें आप करेंगे, यानी पढ़ेंगे और पढ़ने में मेहनत करेंगे, तो कामयाबी तक पहुंचना, अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप करना चाहें, मेहनत करें और पूरी ईमानदारी के साथ जस्तजू करें और वो आपको आप ना कर सकें या उस मंज़िल तक आप ना पहुंच सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेहनत का फल मिलता है और बेहतरीन मिलता है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपकी लेक्चरार उर्दू की तैयारी ज़ोर शोर से जारी होगी, शोर हो ना हो, बल्कि आपकी तरफ से मेहनत का ऐसा ज़ोर हो कि वो शोर पैदा कर दे। जब आप कामयाब हों, जब रिज़ल्ट आए, जब नतीजा आए, तो सब देख कर और सब आपको मुबारकबाद जब देंगे, तो वो जो लम्हा होता है, यकीन जानिए ज़िंदगी के जो बेहतरीन चंद लम्हे होते हैं जो हम कभी फ़रामोश नहीं कर सकते। वो एक लम्हा जो रिज़ल्ट आता है, जब नतीजा आता है, तो वो एक लम्हा बड़ा हसीन लम्हा होता है। मेरी दुआ है आप तमाम मेहनत करने वालों के लिए, आप तमाम तलबा व तलबात के लिए कि अल्लाह ताला आपको वो लम्हा दिखाए, अल्लाह पाक आपको वो लम्हा देखना नसीब करे जब आपका नाम इंटरव्यू का जो नतीजा आएगा उसमें, उस लिस्ट में, उस फ़हरिस्त में आपका नाम हो और आप खुश हों। ठीक है जी, वो बेहतरीन और बड़ी खुशी होगी और इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। आज की जो वीडियो है वो आपको मालूम है कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है। मर्द हज़रात का इंटरव्यू ग़ालिबन ख़त्म हो चुका है। उनके जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब ख़वातीन उम्मीदवार जो थीं, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन अनकरीब वो भी पाया तकमील को पहुंच जाएंगे और वो फिर आप सबका, यानी मर्द उम्मीदवारों का और ख़वातीन उम्मीदवारों का रिज़ल्ट आएगा अलग अलग। तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर हमारी दुआ उस दिन के लिए, आपके लिए। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो वो दिन ज़रूर आएगा। आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो हम तैयारी करते हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ जो लोगों के हुए, जो उम्मीदवारों के हुए, उन इंटरव्यूज़ को नाम, जगह और शनाख्त बदल कर हम आपके लिए पेश करते हैं, ताकि किसी की प्राइवेसी जो है, ज़ातियात जो हम कह सकते हैं, वो मुतासर ना हो। क्योंकि हमारा काम सवालों से है, जवाबों से है, और ये नहीं है कि ये इंटरव्यू किसका है। हाँ, ऐसा है कि अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जो साहब या साहिबा, हम उनसे पूछते हैं, अगर किसी का इंटरव्यू हो और वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो, तो हम उनसे पेश की इजाज़त लेते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल इजाज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ जिस किसी की मेहनत है, जिस किसी से मंसूब है, वो समझें कि एक तरह से उसकी मिल्कियत है। तो जब तक आप उससे इजाज़त नहीं ले लेते, तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आज का इंटरव्यू इसलिए भी स्पेशल है, ख़ास है, कि आज का इंटरव्यू किसी ऐसे उम्मीदवार का इंटरव्यू नहीं है जो गुज़िश्ता कमीशन में उन्होंने इंटरव्यू दिया और पास हुए, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इंटरव्यू है एक ऐसे कैंडिडेट का, उम्मीदवार का, जो कि बिलाशुबा बहुत काबिल आदमी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं और फ़ाल रहते हैं पढ़ाई के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से। ठीक है जी। तो इल्मी शख्सियत हैं, लेकिन उम्मीदवार है लेक्चरार उर्दू की तैयारी करते रहे और उन्होंने तहरीर इम्तिहान भी इम्तियाज़ी नंबरों से पास किया और अब इंटरव्यू वो देकर आए हैं। हमने उनसे इजाज़त ली, उनसे रब्ता किया और उन्होंने इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि जी सर, आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा इंटरव्यू आप शेयर कर सकते हैं। तो हम आज का जो इंटरव्यू है, कहने का मकसद, हासिल मकसद गुफ्तगू का ये है कि आज जो नाम बताया जाएगा, जिस साहब का इंटरव्यू है, जिस उम्मीदवार का इंटरव्यू है, तो हमने उनका नाम भी बताया है, शहर भी बताया है, कहाँ पर इंटरव्यू हुआ।
तो और मुकम्मल पूरा इंटरव्यू, बल्कि उन्होंने ये इंटरव्यू कई जगहों पर ख़ुद भी इसका इश्तराक किया था और हम तक भी पहुंचा, तो हमारा उनसे वैसे ही रब्ता है। तो बहरहाल हम उनका पेशगी यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उनकी वजह से आप तक ये वीडियो पहुँच रही है। और ऐन मुमकिन है कि कभी इन सवालात में से कोई सवाल आप के साथ इंटरव्यू हॉल में किया जाए, आपसे किया जाए, पैनल आपसे पूछे और ये सवाल आप इस इंटरव्यू में पहले से सुन लिया हो आपने और उसकी तैयारी कर ली हो, उसके बारे में पढ़ लिया हो, तो ज़ाहिर है कि फिर आपका फ़ायदा हो जाएगा। और जब आपका फ़ायदा हो तो इन साहब के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। जी जनाब, ये जो इंटरव्यू का जो असल इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है, उस सिलसिले की 11वीं कड़ी है। जी हाँ, 10 इंटरव्यूज़ आपके लिए पेश किए जा चुके हैं, ये 11वां इंटरव्यू है। ठीक, तो ये इंटरव्यू किसका है? ये इंटरव्यू उम्मीदवार लेक्चरार उर्दू मियाँ शाहिद इमरान का है। जी, मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि ये इंटरव्यू उम्मीदवार लेक्चरार उर्दू मियाँ शाहिद इमरान का है। उनका सेंटर कौन सा था? उनका सेंटर लाहौर था, जहाँ पर ये इंटरव्यू दिया गया। और ये अभी हाल ही की बात है, बल्कि ये तारीख़ आपके लिए यहाँ पर पेश की जा रही है कि ये इंटरव्यू कब हुआ। ये 18 अक्टूबर 2022 को लिया गया है। ठीक है जी, इस वक्त नवंबर चल रहा है, यानी गुज़िश्ता माह ये इंटरव्यू 18 तारीख को लिया गया। और अब देखते हैं कि इस इंटरव्यू में क्या हुआ जब वो कमरे में दाखिल हुए, कमरा इम्तिहान में दाखिल हुए, इंटरव्यू हॉल में दाखिल हुए, तो क्या हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। तमहीद बड़ी हो गई, लेकिन बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमेशा से मैं बताता हूँ कि शनाख्त जो है वो हम अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी वीडियोज़ में दुरुस्त नहीं बताते हैं, फ़र्ज़ी बताते हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये 100% दुरुस्त है, न सिर्फ सवालात और जवाबात के हवाले से, बल्कि शनाख्त के हवाले से भी। एक और अहम बात कि जो इंटरव्यूज़ पेश किए जाते हैं आपके लिए, उन इंटरव्यूज़ में ये होता है कि उम्मीदवार की तरफ से अगर कोई गलत जवाब दिया गया होता है तो हम उस गलत जवाब को शामिल नहीं करते थे और उसकी जगह दुरुस्त जवाब आपके लिए, ताकि क्योंकि आपसे जब वो सवाल किया जाए तो आप जवाब देने के अहल हों। तो इस इंटरव्यू में तरीक़ेकार ये है, जो मियाँ शाहिद इमरान साहब का इंटरव्यू है, इसमें तरीक़ेकार ये है कि जिन सवालात पर इन्होंने माज़रत की है या जो जवाब ये नहीं दे पाए, ज़ाहिर है कि नो वन इज़ परफेक्ट। तमाम सवालात, मैं उर्दू का प्रोफ़ेसर हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया में उर्दू के हवाले से जो भी मालूमात हो, जो भी चीज़ें हों, वो मुझे आती हों। हो सकता है आप जो कि तालिब इल्म हैं, हो सकता है मुझसे 20 सवाल करें और 20 में से 4 पर मैं सॉरी कहूँ, आपसे माज़रत कहूँ, तो ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको ये लगे कि कोई सॉरी कह रहा है तो उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास मालूमात कम है, तो खैर ऐसी बात नहीं होती। इल्म एक समंदर है, हम चंद कतरे जमा कर पाते हैं, उन चंद कतरों से ख़ुद फैज़याब होते हैं और फिर उस इल्म को आगे बढ़ाते हैं। तो इस इंटरव्यू में उम्मीदवार पैनल से इजाज़त लेकर इंटरव्यू हॉल में दाखिल हुआ, नशिस्त के करीब जाकर पैनल को सलाम पेश किया। चेयरमैन साहब ने बैठने के लिए कहा और उम्मीदवार शुक्रिया अदा करके बैठ गया। अब यहाँ से इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आपने कर लिया होगा, तो ज़रूर कीजिएगा और आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो अपनी तर्ज की मुनफरिद वीडियो है तो आपको कैसी लगी। चेयरमैन साहब ने पहला सवाल जो किया वो तारुफ़ के हवाले से, और अमूमन यही सवाल होता है, तो उन्होंने सवाल किया कि अपना तारुफ़ कराएं। उम्मीदवार यानी जनाब शाहिद इमरान साहब ने क्या जवाब दिया, कैसे तारुफ़ कराया, देखिए। मेरा नाम शाहिद इमरान है, मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला सरगोदा की तहसील कोट मोमिन से है। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ 2006 में गवर्नमेंट स्कूल से माली की हैसियत से किया। हुसूल तालीम का शौक़ था, इसलिए मुलाजमत के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। मैंने मैट्रिक और एफ़ए का इम्तिहान बिलतरतीब 2007 और 2009 में सेकेंडरी बोर्ड सरगोदा से पास किया। बीए का इम्तिहान 2011 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पास किया, जबकि एमए का इम्तिहान 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से पास किया।
इसके बाद अल्लाह के फजलो करम से 2019 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तवस्सुत से लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ESE उर्दू के तौर पर मुंतखब हुआ और ताहाल इसी पोस्ट पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। जी जनाब, ये हो गया तारुफ़। और उसके बाद चेयरमैन साहब ने माहिर मज़मून की तरफ रुख किया और उनसे सवालात पूछने के लिए कहा। स्क्रीन पर आपको कुछ अल्फाज टेढ़े मेढ़े नज़र आएंगे। ये MS वर्ड की कारस्तानी। हमेशा से मैं कहता हूँ, जब हम PDF जनरेट करते हैं तो अल्फाज अपनी हैयत बदल देते हैं। कुछ कुछ अल्फाज के साथ ऐसा होता है, वरना बाकी अल्फाज जो हैं वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं। तो बहरहाल मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा। मैं उन अल्फाज को जिनकी हैयत बदल चुकी है कोशिश ये करूँगा कि उनको दुरुस्त अदा करूँ। ठीक है जी। तो चेयरमैन साहब ने क्या किया कि जो माहिर मज़मून बैठे हुए थे उनकी तरफ रुख किया और उम्मीदवार को के लिए कहा कि आप इनसे सवाल कीजिए। तो माहिर मज़मून ने क्या सवाल किया? सबसे पहला सवाल उन्होंने किया कि आपका पसंदीदा शायर कौन है? बड़ा आसान सवाल है, आपको लगता होगा बिल्कुल आसान है भी, लेकिन अगला जो सवाल होता है इससे वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि फैज़ अहमद फैज़ इनके पसंदीदा शायर हैं। ठीक है जी। तो माहिर मज़मून ने सवाल किया कि उनका कोई शेर सुनाएं। उम्मीदवार ने जवाब दिया कि सर आप इजाज़त दें तो मैं पूरी नज़्म पेश करना चाहूँगा। यानी उन्होंने कहा है कि आप शेर सुनाइए। तो इनको चूँकि फैज़ इनके पसंदीदा शायर हैं, तो उनकी शायरी जिस शायर के बारे में आप कहेंगे कि सर ये शायर जो है या शायरा जो हैं मेरी पसंदीदा हैं या मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो उनका कलाम बिलख़ुसूस आपको ज़्यादा याद होना चाहिए बनिस्बत आम शुरा के। तो इनको चूँकि उनकी काफ़ी नज़्में याद हैं या कलाम याद है, तो उन्होंने कहा मैं पूरी नज़्म पेश करना चाहूँगा। जब इन्होंने ऐसा कहा तो इजाज़त दी गई। तो उम्मीदवार ने क्या किया कि उम्मीदवार ने फैज़ की नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए सुनानी शुरू की। अभी पहला बंद उन्होंने पढ़ लिया, अभी दूसरा बंद सुनाना शुरू किया ही था कि एक और सवाल किया गया। यानी ये मुमकिन नहीं है, बल्कि पॉसिबल भी है, ये पैनल के सवाब दीद पर है कि वो क्या करते हैं कि वो आपको मुकम्मल नज़्म या शेर सुनाने का मौका देते हैं या दरमियान में ही मुतमईन हो जाते हैं। क्योंकि देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप एक सब्जेक्ट के एक मज़मून के दो लोग बैठते हैं तो 3 मिनट की गुफ्तगू के बाद या 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद एक दूसरे के पानी का पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है या किसकी इल्मी सतह क्या है, अगर तो दोनों सब्जेक्ट के हवाले से, मज़मून के हवाले से अच्छे हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको दरमियान में ही टोक दिया जाता है, दरमियान में ही या कह दिया जाता है कोई दूसरा सवाल, जिससे इनको मुकम्मल नज़्म सुनाने नहीं दी गई। हालांकि कहा गया कि आप नज़्म सुनाइए, तो लेकिन नहीं सुनाने दी गई। तो इसका ये हरगिज़ मतलब ना लीजिएगा कि पैनल को नज़्म पसंद नहीं आई या उन्होंने दुरुस्त नहीं पढ़ी, बल्कि इसका एक रुख ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो समझ गए हों कि ये बिल्कुल दुरुस्त पढ़ रहे हैं और मुकम्मल नज़्म उनको यकीनी तौर पर याद होगी। तो इस हवाले से वो आधी यानी नज़्म का निस्फ़ हिस्सा ही पूरा नहीं हुआ था, तो वो मुतमईन हो गए। ठीक है जी। तो एक और सवाल किया गया फैज़ के हवाले से। फैज़ चूँकि मशहूर शायर तो हैं, लेकिन साथ साथ इनके पसंदीदा शायर भी हैं। तो सवाल क्या किया गया कि फैज़ के शेरी मजमूओं के नाम बताएं। आप सारे कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, हमें याद है, हम बता सकते हैं और बिल्कुल बता भी सकते हैं। ये जब आपने तहरीर इम्तिहान की तैयारी की थी तब भी आपको मालूम था और अब भी आपको याद है और याद रखना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको चीज़ें आ रही होती हैं, आपके ज़हन में होती हैं और बिल्कुल ऐसी ज़हन में होती हैं कि आपको लगता है कभी मैं भूल ही नहीं सकता। लेकिन जब ऐन वक्त पर वहाँ पर, क्योंकि इंटरव्यू हॉल का, पैनल का, आप जितने भी इंटेलिजेंट हों, आप ज़हीन हों, एक प्रेशर होता है। जो नहीं तस्लीम करते वो अपनी ख़ुद जाने। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ कि प्रेशर होता है और उस प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है अगर आप दुरुस्त जवाबात देते हैं। अगर इब्तदा में ही आपने जवाबात दुरुस्त नहीं दिए तो फिर वो प्रेशर बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ठीक है। और जिनको प्रेशर बिल्कुल नहीं होता उनके एतमाद की तो भाई क्या कहने। तो
इन्होंने फैज़ के शेरी मजमू के नाम जो बताए, तो उन्होंने बताया कि नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा। ठीक है जी। तो उम्मीदवार ने कितने नाम बताए? 3 नाम बताए। फैज़ के मजमूए तो ज़्यादा हैं, तो लेकिन बाकी उन्होंने जहन पर जोर दिया, लेकिन उस वक्त उनके जहन पर कोई और नाम फैज़ के मजमूए का याद नहीं आया। ठीक है जी। तो माहिर मजमून ने क्या सवाल पूछा कि फैज़ साहब के हम असर शायर भी तरक्की पसंद शायरी कर रहे थे, फिर फैज़ साहब क्यों मशहूर हुए? क्या वजह है कि दूसरों की निस्बत फैज़ ज़्यादा मशहूर हैं, हालांकि दूसरे शायर भी तरक्की पसंद शायरी उनके पास जो फ़िक्र मौजूद थी वो तरक्की पसंदाना थी, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे जिस तरह फैज़ थे। तो फैज़ को ज़्यादा शोहरत क्यों मिली? क्या वजह थी? उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया कि सर इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यह कि फैज़ ने क्लासिकी रिवायत की तराकीब को नई मानवियत में ढाल कर पेश किया, जबकि दूसरी वजह उनके यहाँ हकीकत और रोमान का बेहतरीन इम्तज़ाज है, जिसकी वजह से फैज़ की शायरी मकबूल हुई। माहिर मज़मून ने यह जवाब सुना और अगला सवाल किया कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी क्या है? अब देखें, बात हो रही थी फैज़ की, लेकिन किसी वक्त भी मौजू बदल सकता है और पोर्शन बदल सकता है। यानी अदब के हवाले से आप, ये नहीं है कि शायरी पर बात हो रही है कि 10-12 सवाल जो हैं वो शायरी से ही होंगे, मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं। तो देखें, क़वायद के हवाले से और ग्रामर के हवाले से सवाल किया गया कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी क्या है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने? मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहलाता है। ये जवाब किसने दिया? ये शाहिद इमरान साहब ने दिया, जो कि उम्मीदवार हैं। ये इंटरव्यू जिनका हम नश्र कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। तो अगला सवाल जो है माहिर मज़मून की तरफ से, उन्होंने कहा चलें, इन्होंने तारीफ़ तो बयान कर दी, डेफिनेशन तो बता दी कि भाई मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है, तो उन्होंने कहा चलें आप कोई मिसाल दे दें इसकी। तो इन्होंने जल्दी से मिसाल पेश की, क्योंकि ये बात इनकी समझी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो चाह रहे थे कि इस तरह का कोई सवाल हो ताकि ये जवाब दे सकें। तो सवाल का जवाब इन्होंने क्या दिया कि शाहिद की किताब, यानी निस्बत ज़ाहिर की गई, तो ये इसकी मुरक्कब इज़ाफ़ी की बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा, माहिर मज़मून ने क्या सवाल किया अगला? ज़ेर इज़ाफ़त की मिसाल दें। ये नहीं पूछा ज़ेर इज़ाफ़त क्या है, कौन सी अलामात हैं, क्या है सिलसिला, मतलब कुछ नहीं इस तरह का। इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ज़ेर इज़ाफ़त की मिसाल दें। तो उम्मीदवार ने कहा शाम शहर यारां। ठीक है जनाब, तो ज़ेर इज़ाफ़त की ये मिसाल उन्होंने पेश की। माहिर मज़मून ने अगला सवाल किया कि इल्हाम गोई की तहरीक के हवाले से कोई शेर सुनाए। यानी ये ना बताएं कि इल्हाम गोई की तहरीक कब शुरू हुई। बाज़ लोग ये करते हैं कि उनसे पूछा एक सवाल जाता है और जवाब कोई और दे देते हैं, और वो ये समझते हैं कि इसके मार्क्स मिलेंगे, इसके नंबर हैं, और मैं कोई सवाल खाली ना जाने दूं। तो देखें, आपसे जो पूछा जा रहा है, बेहतर ये है कि आप उसका जवाब दें। अगर उसका जवाब पर्टिकुलर बिल्कुल वो एज़ टू एज़ आपको नहीं आ रहा, तो बसूरत दीगर आप क्या करेंगे, आप उनसे इजाज़त तलब करेंगे। जैसे देखिएगा कि इन्होंने माज़रत की कि सर इस वक्त शेर याद नहीं आ रहा, आप इजाज़त दें तो आपको इस तहरीक के हवाले से एक मशहूर जुमला सुनाऊं, जो एक नवाब के मैदान जंग से भागने पर मशहूर हुआ था। तो वो जुमला इन्होंने सुनाया, नवाब आए हमारे भाग आए। ठीक है जी। तो अगला सवाल जो माहिर मज़मून ने किया, वो उन्होंने किया कि बीजापुर और गोलकंडा अदब के हवाले से बहुत मशहूर है। आप दोनों दबिस्तानों के मशहूर शुअरा के नाम बताएं। तो इन्होंने 2 नाम बताए जिन नामों से आप वाकिफ़ हैं, और पहले नाम से तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, सर मुल्ला वजही और नुसरती। ठीक है जी। तो माहिर मज़मून ने जब मुल्ला वजही का नाम सुना, तो मुल्ला वजही, मैंने आपसे कहा था ये मशहूर हैं, और आपने नुसरती की निस्बत मुल्ला वजही को ज़्यादा जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी कुतुब के नाम बताएं। तो उन्होंने नाम बताए जो 2 मशहूर उनकी तसनीफ़ात हैं, सबरस और कुतुब मुश्तरी। अच्छा, माहिर मज़मून ने एक और सवाल किया। क्या सवाल था? एक शायर की मशहूर किताब है नूरस, शायर का नाम बताएं।
अमूमन पूछा जाता है फ़लाँ शायर की मशहूर किताब कौन सी, यहाँ पर किताब का नाम बताकर पूछा गया है कि शायर कौन है। तो उम्मीदवार ने जवाब दिया अली आदिल शाह सानी, यानी नोरस किताब किसकी है? उम्मीदवार ने जवाब दिया अली आदिल शाह सानी की है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर उम्मीदवार को एक ख़ातून माहिर मज़मून की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, यानी वहाँ पर एक मर्द माहिर मज़मून मौजूद थे और एक ख़ातून माहिर मज़मून पैनल का हिस्सा थी। तो उनसे कहा गया कि मैडम आप सवालात कीजिए। तो उन्होंने क्या सवाल किया, मैं एक नावल का नाम लूँगी, आप उसके मुसन्निफ़ का नाम बताएं। जी ज़रूर मैम। आप बताएं कि नावल करकनाथ किसका है, आप बताएं कि नावल करकनाथ किसका है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान का है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है करकनाथ। तो जब मैंने इस नावल को पढ़ा था, यानी जब आधा पढ़ा और आधा काफ़ी अरसे तक नहीं पढ़ सका बहरहाल, तो मैंने इस लफ्ज़ के हवाले से गूगल पर बड़ा सर्च किया, लुग़त में ढूंढा, गूगल पर सर्च किया ताकि मुझे इसका असल तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो सके। तो किर्क भी एक लफ्ज़ था, कुर्क भी एक लफ्ज़ था, करक भी एक लफ्ज़ था, लेकिन ये चूँकि काले मुर्गे के हवाले से है, एक ऐसा मुर्गा जो कि, बल्कि इसकी तफ़सील आगे आएगी तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बहरहाल तो जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ़, अच्छा यूट्यूब पर जब मैं गया और वहाँ पर मैंने ढूँढा तो जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ़ उसकी रेसिपीज़ थी, उस जो मुर्गा था, जो मुर्ग था, उसकी रेसिपीज़ थी, तो हर जगह करकनाथ ही उसका नाम मिला। तो मैं इसको करकनाथ ही पढ़ता हूँ। आप बताइएगा आप इसे क्या कहते हैं? ठीक है जी। तो मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान साहब का ये नावल है करकनाथ, और इन्होंने जवाब दिया मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान। माहिर मज़मून ने अगला सवाल किया उनके नावल कौन कौन से हैं, यानी मज़ीद नावलों के नाम बताएं, किनके? मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान के। यानी सवाल दर सवाल, जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि जिस तरह हमारे इंटरव्यूज़ आपके लिए पेश किए हैं तो उनमें सवाल दर सवाल होता है, तो बिल्कुल इसी तरह जब मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान के एक नावल का ज़िक्र निकला तो फिर उसी ज़िक्र से अगला सवाल भी किया गया। अच्छा, माहिर मज़मून ने पूछा कि उनके और नावल्स कौन-कौन से हैं। तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया कि मैम उनके मज़ीद 3 नावल हैं, अनवासी, आध अधूरे लोग और मनतारा। ठीक है जी, कि हाल ही में एक और नावल भी इनका आया है, तो ज़रूर पढ़िएगा। ग़ालिबन बुक कॉर्नर वालों ने उनका ये नावल शाया किया है, जो अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद नाम है बख्शन का गोठ और बख्शन कोई इस तरह का कोई नाम है। ठीक है जी। तो अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, तो इंशाल्लाह वो नावल पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, और जो कोई नया नावल आए कोशिश किया कीजिए उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। ठीक है जी। तो उम्मीदवार ने जवाब क्या दिया, मैम करकनाथ अच्छा, सवाल क्या किया गया कि करकनाथ का थीम बताइए, इस नावल का थीम क्या है। तो जवाब दिया गया कि मैम करकनाथ उस मुर्ग को कहा जाता है जो मुकम्मल तौर पर स्याह हो, जिस तरह मैंने आपसे बात की, बताया आपको पहले कि मुकम्मल तौर पर स्याह हो, जिसका गोश्त और हड्डियाँ भी स्याह पड़ चुकी हों, यानी वो मुकम्मल तौर पर, उसके नाखून, उसका चेहरा, उसके पंख, जो भी, मतलब मुकम्मल तौर पर वो स्याह होता है। ठीक है जी। इस नावल का थीम भी यही है। क्या थीम है? ये हमारे मुआशरे के स्याह पहलुओं, मसलन सोशल मीडिया की वजह से नौजवान नस्ल में पैदा होने वाली कज रवैयों को बयान करता है, पुलिस कल्चर का अहाता करता है, पुलिस में पाई जाने वाली बदउनवानियों को बयान करता है। ठीक है जी। देखिए, नावल के नाम का बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका नावल नहीं पढ़ा हुआ होता और आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है। जिस तरह राजा गिद्ध बानो कुदसिया का नावल है, तो राजा गिद्ध की जो नफ्सियात है, जो इस जानवर की नफ्सियात है, इस परिंदे की नफ्सियात है, तो आप वो ज़हन में रखें। और ऐन मुमकिन है कि ये आपका नावल ना भी पढ़ा हो, उस सूरत में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा-थोड़ा पढ़ा हुआ भी हो तो फिर आप ये देख सकते हैं कि उस नावल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का नावल होगा। और फिर अगर तुक्का लगाने की बात है या अंदाज़ा लगाने की बात है तो इस तरह भी आप बता सकते हैं। जिस तरह ये नावल है तो करकनाथ इसका नाम है, तो चूँकि मुर्ग का वो मुकम्मल तौर पर काला है, तो माशरे के जो स्याह
पहलू हैं उनकी नुमाइंदगी। क्या अच्छा जवाब दिया है शाहिद इमरान साहब ने। ठीक है जी। अगला सवाल क्या है, किसी और नावल निगार को पढ़ा है? जब मोहम्मद हफीज़ ख़ान पर बात हो गई, उनके नावलों पर बात हो गई, उनके नावल के एक थीम पर, अगर आप कहते हैं कि मैंने नावल पढ़ा है और आपसे पूछा जाए कि आपने पढ़ा है तो बताएं क्या है इसमें, इसका थीम बताएं, और आपने ना पढ़ा हो और आप उनको मुतासर करने के लिए ऐसे ही कह दें, तो सोचें कि फिर क्या हो सकता है आपके साथ। तो इस तरह की ज़हानत किस काम की, जब वो ज़हानत आपको ही परेशान कर दे, तो उस नावल के बारे में कहें कि मैंने पढ़ा है, जो वाकई आपने पढ़ा है, लेकिन या कम से कम उसको देखा है, उसके अंदर उसके मदरजात कुछ पढ़े हैं, उनके अंदर उसकी कहानी को कुछ कुछ आप जानते हैं, तबसरे पढ़ लिए हैं आपने, फिर भी इस तरह कहा जा सकता है। लेकिन मैं कहूँगा ना कहें, लेकिन अगर फिर भी आप कह रहे हैं कि ताकि आप कोई सवाल मिस ना करें, तो फिर कम से कम इतनी चीज़ें उस नावल के बारे में आपको पढ़ी हुई हों। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और थीम पूछा जाए और आप कहें सॉरी सर मुझे नहीं पता, तो फिर तो आप वहाँ पर साबित हो गया ना कि आपने गलत बयानी की, और गलत बयानी करने वालों को कैसे मुंतखब किया जा सकता है। तो इस तरफ ज़रूरी तौर पर ध्यान दीजिए और देखिए। अच्छा, पूछा गया किसी और नावल निगार को पढ़ा है? जी हाँ, ताहरा इकबाल को पढ़ा है। तो इन्होंने एक और नावल निगार ख़ातून का नाम लिया। पहले मोहम्मद हफीज़ ख़ान के बारे में बताया इन्होंने, और बाद में कहा कि ताहरा इकबाल को मैंने पढ़ा है। तो माहिर मज़मून ने क्या सवाल किया, ताहरा इकबाल के नावलों के नाम बताएं। अगर आपने पढ़ा है तो फिर नाम बता दें उनके। नीली बार और गिरां उनके नावलों के नाम हैं, जो कि मियाँ शाहिद इमरान साहब ने जो उम्मीदवार थे उन्होंने बताया। अच्छा, ताहरा इकबाल अपने नावलों में क्या पेश करती हैं? चलें जी, नावल का नाम भी आपको मालूम है, आपको नावल निगार का नाम भी मालूम है, आपने संग मील के पेज पर देखा या बुक कॉर्नर के पेज पर देखा, और इस तरह ऑनलाइन जो बुक सेलर होते हैं उनकी पोस्टें देखी हैं आपने, और आपको मालूम है ये फ़लाँ 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 नए नावल आए हैं, तो मैं इनके बारे में कह सकता हूँ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कैसे आपने उनको पढ़ा तो है, तो उनके नावल में वो क्या पेश करती हैं या क्या पेश करते हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी ऐसे नावल, किसी ऐसी किताब के बारे में गलत बयानी से काम ना लीजिएगा जिसको आपने खोल कर नहीं देखा, उसके मदरजात नहीं देखे, उस पर तबसरे नहीं पढ़े, या उस नावल को नहीं पढ़ा, क्योंकि फिर आप बुरी तरह फंस सकते हैं। जिस तरह इनसे पूछा गया कि ताहरा इकबाल अपने नावलों में क्या पेश करती हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ताहरा इकबाल के नावलों में पंजाब की सकाफ़त की अक्कासी के साथ साथ मुल्की तारीख़ को भी बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर नीली बार लगभग 1955 से लेकर बेनज़ीर के कत्ल तक की सियासी तारीख़ बयान करता है। चूँकि नावल है, तो इस नावल में क्या है कि 1955 से लेकर बेनज़ीर के कत्ल तक, यानी कम व बेश भी ये 2007 जी हाँ 2007 तक का अहाता इस नावल का है। ठीक है जी। नावल और अफ़साने में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर तो बड़ा आसान सा सवाल है, और आप कहेंगे कि अल्लाह करे हमसे ऐसा सवाल हो, क्योंकि ये तो हमने असनाफ़ अदब के हवाले से पढ़ रखा है। तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया, लेकिन जो सवाल आपको आसान लगता है जब आप इम्तिहान हाल में होते हैं, जब आप इंटरव्यू हॉल में होते हैं, तो वही सवाल आपके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ता कि आप उसका गलत जवाब दें। ठीक है, क्योंकि जब एमसीक्यूज़ टिक कर रहे होते हैं आप, जब आप मारूज़ी नौइयत का इम्तिहान दे रहे होते हैं, उसमें तो 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें सोचने का टाइम भी मिल जाता है, उसमें आपको बताना नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको याद बताना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से थोड़ा मुश्किल, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूँ ना समझिए कि बड़ा आसान है तो हम भी कर लेते हैं। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, पैनल के सामने आप मौजूद नहीं हैं, तो आपके लिए तो आसान है, लेकिन जो इंटरव्यू हॉल में मौजूद होते हैं उनको लग पता जाता है। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि वहदत तासुर अफ़साना की अहम तरीन खूबी है, और ये ज़िंदगी के किसी एक वाक़े और एक पहलू की अक्कासी करता है, जबकि नावल पूरी ज़िंदगी पर मुहित होता है। ठीक है जी, मुख्तसर सा सवाल था, और उसका जितना मुख्तसर जवाब दिया जा सकता था उतना इन्होंने दिया। अगला सवाल पैनल के एक मेंबर ने पूछा, चौथे मेंबर ने पूछा, कौन सा सवाल था जी? जी आप बताएं कि तज़मीन किसे कहते हैं? तज़मीन किसे कहते हैं? आप बताएं तज़मीन किसे कहते हैं? सोचें और सोचकर बताएं। चलें जी, आप
बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि सर हमने ये सवाल सुना था और हमें इसका जवाब पहले से मालूम था, और जिनको मालूम ना हो और उम्मीदवार के जवाब से मालूम हो जाए तो फिर वो भी ये बताएं। लेकिन कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो को इस इंटरव्यू को ना सिर्फ देखा है बल्कि गौर से देखा है। तो ये आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट है कि आप मुझे बताइएगा कि सर जी हाँ हमें तज़मीन का पहले से पता था, या जिसको नहीं पता हो वो ये बताए कि सर हमें नहीं था पता, आपकी इस वीडियो के बाद पता चला। ठीक है जी। तो सवाल क्या है, आप बताएं कि तज़मीन किसे कहते हैं। उम्मीदवार ने जवाब दिया कि जब कोई शायर अपने शेर में किसी दूसरे शायर के शेर का मिसरा लगाता है तो उसे तज़मीन कहा जाता है। क्या जवाब था? जब कोई शायर अपने शेर में, यानी वो शेर लिख रहा है, अब क्या करे, किसी दूसरे शायर के शेर का मिसरा लगाता है। अमूमन शेर तो दो, जो मिसरा उला होता है और मिसरा सानी होता है शेर का, यानी दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, आपको इल्म है। तो दोनों मिसरे शायर की तख्लीक होते हैं। लेकिन तज़मीन में क्या होता है कि एक मिसरा तो शायर का अपना लिखा हुआ होता है और दूसरा मिसरा किसी और शायर की गज़ल से लेकर, शायरी से लेकर अपनी शायरी में, अपने शेर में इस्तेमाल किया जाए तो उसे तज़मीन कहा जाता है। यानी फिर वो मिसरा उला भी हो सकता है, मिसरा सानी भी हो सकता है। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि जो मिसरा इस्तेमाल किया गया है वो किसी और शायर का है? यानी हम अब सारे शुअरा के मिसरे तो हमें नहीं याद, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो उसकी एक निशानी है, जो कि निशानी बताना जब सवाल किया जाए तो ये निशानी लाजमन बताइएगा, जिस तरह इन्होंने बताई कि सर ये जो मिसरा वो लिया जाएगा दूसरे शायर की शायरी से, वो मिसरा वावेन में लिखा जाएगा। ठीक है जी। तज़मीन का कोई शेर सुनाए। अब सवाल दर सवाल दोबारा से देखें कि तज़मीन की तारीफ़ तो पूछी, लेकिन साथ साथ कहा कि चलें ठीक है, तारीफ़ तो कोई भी रट भी लेता है, याद भी कर लेता है। तो सवाल किया जा सकता है कि तज़मीन की कोई शेरी मिसाल दीजिए। तो इन्होंने माज़रत की और कहा सॉरी सर, ऐसा मुमकिन है। मैंने आपसे कहा अगर मुझसे भी आप इस तरह के सवालात करें, हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जो मुझे आता हो लेकिन उस वक्त मैं भूल जाऊँ। कई ऐसे शेर होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान का जो नया नावल आया है गोठ बख्शन का, पता नहीं क्या, मैं भूल रहा हूँ। देखिए दूसरी बार मैं भूल रहा हूँ। हालांकि ये नाम मैंने सुबह भी देखा है और जब मैं किताब ऑर्डर करना चाह रहा था तो तब मैंने इसको बाकायदा देखा था, तो लेकिन मैं भूल गया। तो इसी तरह कोई भी शख्स किसी भी वक्त कोई भी बात भूल सकता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसा होता है। दैट्स कॉल्ड एग्ज़ाम प्रेशर। इंटरव्यू हॉल का प्रेशर होता है या उस वक्त कैफियत होती है। बहरहाल तो उन्होंने सिंपली कहा माज़रत सर, सॉरी सर। ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो हमारे तलबा और तलबात परेशान होंगे कि सर ठीक है, आप जो इंटरव्यूज़ पेश करते हैं उसमें तो हमें तमाम सवालात के दुरुस्त जवाबात देते हैं। अब उम्मीदवार ने जिस सवाल पर सॉरी कहा है, जब हमसे यही सवाल किया जाए तो हम क्या जवाब दें? तो इसके लिए आप रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको इसकी मिसाल, शेरी मिसाल यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपसे अगर ये सवाल किया जाए तो आप उसका जवाब दे दें। ठीक है जी। ये जवाब उम्मीदवार ने नहीं दिया, मेरा गला ख़राब है, मैंने पहले भी आपको बताया था और शायद लगता है ये सर्दियों का मौसम जाएगा तो फिर हमारा गला सही होगा। लेकिन बहरहाल वीडियोस का सिलसिला हम इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू कर रखेंगे। तो भाई क्या बात हो रही थी? तज़मीन के हवाले से बात हो रही थी और तज़मीन की शेरी मिसाल पेश करनी। तो आप कौन सी तज़मीन की शेरी मिसाल पेश करेंगे? तो आप गालिब का एक शेर पेश कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, जिसमें उन्होंने नासिख के एक मिसरे पर तज़मीन लगाई थी। ठीक है जी। शेर कौन सा है? गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिख, गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़दे मीर नहीं। अब देखें वावेन में है, आप बेबहरा है जो मोतक़दे मीर नहीं। तो जो मिसरा ऊला है, यानी जो पहला मिसरा है इस शेर का, वो तो गालिब का है, क्योंकि कहा है ना बक़ौल नासिख, नासिख ने कहा है क्या?
आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं, बिल्कुल यही शेप होता है। जहाँ कहीं इस तरह देखें कि एक मिसरे पर वावेन नहीं है और दूसरे मिसरे पर ये अलामत है, तो जो वो दूसरा या पहला वटेवर जो भी मिसरा होगा उसके हवाले से आप समझ जाएं कि ये क्या है, ये तज़मीन है। ठीक है जी। तो ये मिसाल याद कर लें, बड़ी मशहूर मिसाल है और आसान भी है, और आपको पहले से उम्मीद है कि याद भी होगी। मेंबर ने अगला सवाल क्या किया कि तज़मीन को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में तज़मीन को क्या कहते हैं। अब हमारे अक्सर तलबा व तालिबात ऐसे हैं, इंटरव्यू से आते हैं वापस इंटरव्यू हॉल से, और जब उनसे रब्ता होता है या कभी भी कहीं पर भी, या जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये क्या मुसीबत है कि हम उर्दू पढ़ाएंगे, क्लासों में जाकर कॉलेजों में जाकर उर्दू पढ़ाएंगे, हमसे अंग्रेज़ी के सवालात भी किए जा सकते हैं, हमसे जनरल नॉलेज भी पूछा जा रहा है, हमसे भाई पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से भी पूछा जा रहा है, या किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी, साइंसी मज़ामीन को छोड़कर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्या बात है, ये तो नाइंसाफ़ी है। चलें जी, बहैसियत उर्दू अदब के तालिब इल्म के मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन इस बात को ज़हननशीन करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो पोस्ट है, जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमें भी यही शिकायत थी और बड़ी पुरज़ोर शिकायत थी, लेकिन अफ़सोस कि इसका अज़ाला ना हो सका और हमसे भी सवालात किए गए, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने जो तैयारी की थी वो उन सवालात के जवाबात हम दे सके। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि आप भी इस तरह के जवाबात दे सकें। तो बात क्या हो रही थी कि इस तरह ये जो एतराज़ है इसकी हकीकत क्या है, या दुरुस्त एतराज़ है या एतराज़ दुरुस्त नहीं है। तो देखें जी, ये 17 स्केल की जॉब है, 17 ग्रेड की मुलाजमत है, यानी गज़ेटेड पोस्ट है। आप समझते हैं, आप गज़ेटेड अफ़सर बनने जा रहे हैं। आपको अगर सिर्फ़ अपना सब्जेक्ट आएगा, दुनिया के बारे में आपको इल्म नहीं होगा, आप गज़ेटेड अफ़सर हैं, कल को आपके पास कोई भी लेटर ला सकता है, कोई भी शख्स जो कि अंग्रेज़ी में हो, और वो आपसे कहे कि जनाब, आपका जानने वाला हो, आपका स्टूडेंट हो, आपका तालिब इल्म हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, कहे कि जनाब इसको अटेस्ट करवाना है तो अटेस्ट करके दीजिए। तो आप क्या करेंगे? अगर आप कहेंगे कि भाई अंग्रेज़ी से तो हमारा दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो उर्दू के लेक्चरार हैं, हम कैसे, तो क्या अटेस्ट फिर तो आप ये पावर वापस कर दें, या उस बंदे को आप कहें जनाब सॉरी, मैं ये नहीं पढ़ सकता, या मैं इस पर नहीं मैं आपको अटेस्ट करके ये कागज़ात नहीं दे सकता, क्योंकि ये शर्त है जब भी किसी सरकारी मुलाजमत के लिए, या अक्सर औक़ात जो निजी इदारे होते हैं उनमें भी जब दरख्वास्त देते हैं उम्मीदवार मुलाजमत के लिए, तो वो भी कहते हैं कि अटेस्ट करवा के लाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स के जो सेट होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास आते हैं। ये देखें कितना बड़ा रिवार्ड है कि कोई आप के पास आए और आपकी मदद से वो मुलाज़मत हासिल करे, या एक स्टेप आप पूरा करें उसका, तो ये रिगार्ड मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि अपने साथ वो फिर वो डिमांड लाएगा ना, वो तकाज़ा लाएगा। आपको थोड़ा-थोड़ा देखिए, आपसे जनरल नॉलेज के बारे में बात होगी, इस पर एक वीडियो बनाऊँगा मैं। जनरल नॉलेज के बारे में बात होगी, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ से अगर आपका से सवाल किए गए या अंग्रेज़ी के हवाले से पूछे गए, तो इतने ख़ास सवालात नहीं होंगे। देखें जैसे ये सवाल किया गया कि तज़मीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तज़मीन हमारी ज़बान में ही है, यानी उर्दू अदब का हिस्सा ही है। तो उससे मुतल्लिका आप देखें गज़ल को उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं, या किसी और को क्या कहते हैं। तो अगर कोई सवाल करते भी हैं तो कहीं न कहीं उसका ताल्लुक़ आप जो पढ़ के आए हैं उससे कुछ ना कुछ होता है। ठीक है जी। तो किसी अंग्रेज़ शायर के हवाले से आपसे मालूम कर सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपसे मालूम कर सकते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में आपसे बात हो सकती है। तो चूँकि वो भी अदीब हैं, वो भी अदब लिखने वाले हैं, तो इस तरह कई और बातें जनरल नॉलेज के हवाले से, मुल्की हवालों से आपसे बात हो सकती है। बहरहाल बात बढ़ जाएगी, ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे कि जनरल नॉलेज के हवाले से क्या देखें, क्या-क्या पढ़ें। ये यहाँ पर इनसे सवाल किया गया कि तज़मीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उम्मीदवार ने कहा सॉरी सर, यानी माज़रत की, इनको नहीं था मालूम। ठीक है जी। मेंबर ने कहा कि तज़मीन को इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं ना। अब यहाँ पर 2 इस सवाल के मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि उन्होंने जानबूझकर गलत कहा ताकि मेंबर कहे कि इस तरह वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि मेंबर को नहीं मालूम, सॉरी मेंबर को नहीं,
उम्मीदवार को नहीं मालूम कि तज़मीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मेंबर ने जानबूझकर मुमकिन है कि मिसाल के तौर पर एक इंटरव्यू में कहा गया कि जी जनाब आप हमारा एक दोस्त से सवाल किया गया कि इंशाल्लाह खान इंशा की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, उसका वो गज़ल सुना दें। तो उन्होंने कहा जनाब कौन सी? इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। तो उन्होंने कहा, जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा जनाब माज़रत के साथ मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे महदूद इल्म के मुताबिक ये इब्ने इंशा की गज़ल है, इंशाल्लाह खान इंशा की नहीं है। सिल्के गौहर और रानी केतकी की कहानी वाले इंशाल्लाह खान इंशा नहीं है, ये इब्ने इंशा है, ठीक है। और ज़माने में बड़ा फ़र्क है उनके अहद में और उनके अहद में। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो मेंबर बैठे हुए हैं या जो पैनल बैठा हुआ है उनको ये इल्म नहीं है। हो सकता है, एन मुमकिन है कि वो आपको चेक कर रहे हों, आपका इल्म चेक कर रहे हों। तो एन मुमकिन है इनसे ये कहा गया हो कि तज़मीन को इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं ना। तो उम्मीदवार कहते जी जी सर। तो उनको पता चल जाता कि इनको नहीं मालूम। तो उम्मीदवार ने बेहतरीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा चूँकि इनको नहीं था पता कि तज़मीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उन्होंने फिर से कहा कि नहीं सर, पैरोडी तहरीफ को कहते हैं। अच्छा, नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ। मेंबर ने तज़मीन को इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं ना, ये कहा, ठीक है जी। तो तज़मीन को इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं ना, तो ये सवाल किया। तो उम्मीदवार ने जवाब दिया कि नहीं सर, पैरोडी तहरीफ को कहते हैं। इतने में एक माहिर मज़मून वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि सर पैरोडी जो है वो और चीज़ है, जबकि तज़मीन और चीज़ है। तो मुझे जहाँ तक मेरा ख़याल है, तो मेंबर ने उम्मीदवार को उनको देखने के लिए, उनके इल्म को जांचने के लिए ये जानबूझकर कहा होगा कि तज़मीन को इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं ना, तो ताकि उम्मीदवार देखें क्या जवाब देता है, कोई तुक्का लगाता है या वो हाँ कह देता है। तो इससे ये भी एक तरीका है, समझिए कि जांच है, देखने का तरीका है, ठीक है। तो एक माहिर मज़मून ने तजस्सुस जो है वो उस बात को ख़त्म कर दिया और कहा कि वो और चीज़ है और पैरोडी और चीज़ है और तज़मीन और चीज़ है। अच्छा, पैरोडी का कोई शेर सुनाए। अब पैरोडी का नाम निकला तो फिर बात निकली, तो फिर पैरोडी के बारे में कहा कि पैरोडी का कोई शेर सुनाए। तो उम्मीदवार ने शेर सुनाया और आप भी शेर सुने और हंसे मुस्कुराएं। वो शेर क्या है? शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हों आप, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हों आप, महफ़िल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। तो शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हों आप, महफ़िल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। ये एक शेर की पैरोडी है। अच्छा जी, जब पैरोडी का इन्होंने शेर सुना दिया तो अगला सवाल चेयरमैन साहब ने किया। जी बिल्कुल, दोबारा से चेयरमैन साहब मुतवज्जा हुए और इनसे सवाल किया गया कि आप अलीगढ़ तहरीक के बारे में बताएं, क्या जानते हैं उसके बारे में। तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया? सर ये इस्लाही तहरीक थी और उसके 3 अहम ज़ाविये सियासी, मजहबी और अदबी थे। और इस तहरीक के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो ये मुख्तसर सा जवाब इन्होंने दिया तहरीक के हवाले से। और चेयरमैन साहब ने जो अगला सवाल किया वो बड़ा मशहूर व मारूफ सवाल है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और याद रहे, अगर आपको याद हो तो आप वैसे तो कई सवालात ऐसे हैं, अगर आप प्रीवियस जो भी इंटरव्यूज़ चैनल पर अपलोड किए गए हैं तो उन इंटरव्यूज़ को देखिए। एक मिसाल आपके सामने अभी आ गई है कि इनसे सवाल किया गया है कि मंटू को फर्श निगार कहते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है। तो जब हमने मंटू की वीडियो को अपलोड की थी, बल्कि इस वक्त भी चैनल पर मौजूद है और एक बेहतरीन किस्म की अपनी तारीफ़ आप नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरी तारीफ़ नहीं है, क्योंकि वो इल्म जो है वो मेरा इल्म नहीं है, बल्कि वो जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वो तहकीकी जो मकाले होते हैं, थीसिस आप समझ लें, तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से जो 400-400 500-500 सफ़ात पर मुहित होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, वो मैं अरेंज करता हूँ, उन तक रसाई हासिल करता हूँ, मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करता हूँ और उनसे मालूमात अख़ज़ करके फिर मैं उस शख्सियत पर वीडियो बनाता हूँ। तो मंटो के हवाले से भी हमने यही किया, नासिर के हवाले से भी यही किया, अहमद नदीम कासमी के हवाले से भी यही किया, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के बारे में भी जो वीडियो बनी थी उसमें भी यही किया। तो ये देखें जो सवाल
सवाल किया गया है मंटो के हवाले से कि मंटो को फहश निगार कहते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है। तो राय जनाब क्या है, ये सवाल उस वीडियो में मौजूद है, इसका जवाब। ठीक, तो उम्मीदवार ने क्या जवाब दिया। सर, मंटो फहश निगार नहीं बल्कि मंटो के यहाँ तल्ख हकीकत की अक्कासी पाई जाती है। मंटो ने अपने किसी मजमून में लिखा था कि मैं इस तहजीब को कपड़े कैसे पहनाऊं जो है ही नंगी। जवाब सुनिए कि सर, मंटो फर्श निगार नहीं बल्कि मंटो के यहाँ तल्ख हकीकत की अक्कासी पाई जाती है। मंटो ने अपने किसी मजमून में लिखा था कि मैं इस तहजीब को कपड़े कैसे पहनाऊं जो है ही नंगी। तो चेयरमैन साहब ने एक और सवाल किया, यानी वो अब इंटरव्यू को आगे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ख़ुद को आइंदा 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, आइंदा 10 साल बाद आप ख़ुद को कहाँ देख रहे हैं। तो उम्मीदवार ने जवाब दिया, जी सर, मैं अपना मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे मेहनत पर यकीन है और मैं मेहनत से नहीं घबराता। पिछले 2 साल से एमफिल एडमिशन टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर रहा हूँ, मगर एमए के कम नंबरों की वजह से मेरा दाखिला नहीं हो पाता, जिसका हल मैंने ये निकाला है कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी से एमए दोबारा कर रहा हूँ और पार्ट 1 के पेपर दे चुका हूँ, ताकि आगे बढ़ने में जो रुकावट दरपेश है वो ख़त्म हो सके। बेहतरीन जवाब, और इस जवाब से यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ पैनल के जो मेंबरान हैं वो ज़रूर मुतासर हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने माली से अपने करियर का वहसियत माली मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था और फिर ये मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने काम किया और अब ये 17 स्केल की पोस्ट के लिए उम्मीदवार की हैसियत से उस इंटरव्यू हॉल में बैठे हैं। तो यहाँ तक पहुँचना भी खैर एक तो बड़ी बात है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। दूसरा ये कि इस बात से इनका हौसला, इनकी मेहनत और जुस्तजू आगे बढ़ने की जो है, जुस्तजू के खूब से है, खूब तर कहाँ अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो ये हाल ही ने कहा था, और इस शेर की तफसीर जो है वो मियाँ शाहिद इमरान साहब की ज़िंदगी को अगर आप देखें, जो इस इंटरव्यू में ही आप भी समझ गए होंगे और मैं भी जान गया हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें मेहनत का फल मिले। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दे। इन्होंने क्या जवाब क्या दिया कि मैंने जो एमए किया उसमें नंबर कम थे, लिहाजा मैं दोबारा से एमए कर रहा हूँ ताकि एमफिल का टेस्ट पास तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, दोबारा एडमिशन हो सके। अच्छा, दूसरा सवाल क्या किया गया चेयरमैन साहब की तरफ से, आप अपनी पसंदीदा शख्सियत बताएं, आप अपनी पसंदीदा शख्सियत बताएं। सर, मुझे एहसान दानिश की शख्सियत बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो भी मेरी तरह मेहनत मजदूरी करके आला ओहदे तक पहुँचे थे। मुझे एहसान दानिश की शख्सियत बहुत पसंद है क्योंकि वो भी मेरी तरह मेहनत मजदूरी करके आला ओहदे तक पहुँचे थे। अच्छा, अगला सवाल चेयरमैन साहब ने किया, क्या सवाल था। इकबाल की फ़ारसी शायरी की किताब पयाम मशरिक़ का उर्दू तर्जुमा किसने किया। सवाल को गौर से सुनिए। इकबाल की फ़ारसी शायरी की किताब पयाम मशरिक़ का उर्दू तर्जुमा किसने किया। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सरफैज़ अहमद फैज़ ने इसके मुंतखब अशार का मंजूम तर्जुमा किया है। चेयरमैन साहब ने पूछा, आपको यकीन है, यानी जो आप कह रहे हैं ये सही है। तो उम्मीदवार ने कहा, जी सर, यकीन है। चेयरमैन साहब ने फिर कहा, किसी और ने भी किया है, या उन्होंने बताया कि किसी और ने भी किया है। तो उम्मीदवार ने कहा, जी सर, मेरे इल्म में फैज़ साहब का तर्जुमा ही है, इसके अलावा किसी ने किया है तो मेरे इल्म में नहीं है। देखिए साहब, जो आपको नहीं इल्म, तो हर बात के हवाले से जब आप ये देखें कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और काफ़ी सवालों के जवाबात आपने दलीलों के साथ अच्छे दिए हैं और पुरएतमाद होकर दिए हैं, तो तुक्के मारने या फिर अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने की कोशिश ना करें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है इनका कि इन्होंने कहा इस वक्त यही जवाब ही देना चाहिए था। इन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तलबा व तलबा जो इंटरव्यू देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो उसका जवाब आप क्या देंगे किसी और के बारे में जो ये पूछना चाह रहे हैं, तो गालिबन वो अहमद जावेद साहब के बारे में ही मालूम करना चाह रहे हैं। तो अहमद जावेद ने पयाम मशरिक़ का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है।
किसने किया है? पयाम मशरिक़ जो इकबाल की किताब है उसका फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है अहमद जावेद ने। ठीक है जी। चेयरमैन साहब ने सवाल किया कि अख्तर शीरानी रोमानवी शायर थे, उन्होंने अपनी शायरी में अपनी महबूबाओं के नाम भी लिए हैं, आप उनमें से कोई नाम बता दें। तो उम्मीदवार ने कहा सलमा और रेहाना, ये दो नाम अख्तर शीरानी की शायरी में आए हैं, बार बार आए हैं। तो और कई नाम भी हैं, लेकिन सलमा और रेहाना का नाम इन्होंने बताया। चेयरमैन साहब ने आखिर में इनसे क्या कहा कि जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप जा सकते हैं। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो उम्मीदवार चूँकि राइटर थे हैं बल्कि, और अपने साथ वो लाए थे कुछ रसायल उनके पास मौजूद थे, तो वो अपनी नशिस्त से उठे और अपने रसायल को उन्होंने उठाया और चेयरमैन साहब से कहा कि सर मैं लिखता भी हूँ और ये मेरे कुछ मज़ामीन हैं जो शाया हो चुके हैं। तो देखिए चेयरमैन साहब ने क्या जवाब दिया कि जी जी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बातों से ही अंदाज़ा हो रहा है, आप तशरीफ़ ले जाइए, आपका शुक्रिया। तो जनाब ये था इंटरव्यू मियाँ शाहिद इमरान का, जो कि एक बेहतरीन इंटरव्यू है। आगे नतीजे का इंतज़ार है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ एक बार फिर से कि अल्लाह ताला जो इंटरव्यू हमने आपके लिए पेश किया है आज मियाँ शाहिद इमरान का, तो इस इंटरव्यू में उनको कामयाबी दे और जब नतीजा आए तो वो नतीजा उनके लिए खुशी का बायस बने। और इसी तरह आप तमाम के लिए दुआ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो दुआ कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए और उम्मीद अच्छी रखिए, तो इंशाल्लाह नतीजा भी अच्छा आएगा। और जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ वो तैयारी करें, बहुत तैयारी करें और इन वीडियोस को देखें। ये मेरा मशवरा है, आप यूँ ना समझिएगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे आपकी वजह से वॉच टाइम मिले। यकीनी तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर हैं और आप कुछ देख ही रहे हैं तो आप तक बेहतरीन चीज़ें आप तक पहुँचें। और उन बेहतरीन चीज़ों को पहुँचाने के लिए मैंने अपनी तौर पर अपनी सी एक छोटी सी कोशिश की है। चंद कतरे जो इल्म के समंदर से मैं ले पाया हूँ, हासिल कर पाया हूँ अपने मोहतरम असातिज़ा की वजह से, उनकी मेहरबानियों की वजह से, तो वो मैं आप तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आए हैं और बेहतरीन चीज़ों की तलाश में हैं तो एक बेहतरीन चीज़ ये भी है, इसको देखिए। हो सकता है इस इंटरव्यू में कोई 1, 2 या 3 सवाल ऐसे हों जो आपके काम आ जाएँ और रिपीट हो जाएँ, और अगर ना भी रिपीट हों तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस शख्सियत के हवाले से कौन कौन से सवालात किए जा सकते हैं। एक बार फिर से हम उम्मीदवार का शुक्रिया अदा करते हैं जिनका ये इंटरव्यू था मियाँ शाहिद इमरान साहब का, जिनकी इजाज़त से, जिनकी मर्ज़ी से ये इंटरव्यू उनकी असल शनाख्त के साथ आप तक पहुंचा। और अगर आप में से भी, आपके दोस्तों में से भी, या जो भी हमारी ये वीडियोस देखते हैं, चैनल देखते हैं, अगर आप अपना इंटरव्यू शामिल कराना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं और रब्ता करें, हमें अपने सवालात भेजिए। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस शामिल हो जाएं ताकि उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मवाद और असल मवाद ठीक वो जमा हो जाए। जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो उनको कम से कम उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। अगर दूसरे चैनल्स पर आपको बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं तो मेरा मशवरा है कि उन चैनल्स पर भी जाइए, वहाँ से भी सीखिए, और जितना बेहतरीन जहाँ जहाँ बांटा जा रहा है तो वहाँ से हासिल कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।